वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। पूर्वांचल लाइव में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरों की। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सलाहकार से शिष्टाचार भेंट की और इसी दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई। तो दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। आपको बताएं, सीएम योगी आदित्यनाथ से नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने मुलाकात की। कार्यपालक अधिकारी और सलाहकार भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें मिल रही थी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और कई अहम बिंदुओं को यहां पर एक सामने रखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ से कार्यपालक अधिकारी और सलाहकार ने मुलाकात की। आपको बताएं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष से भी सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई और ये देखिए मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई जो आपको दिखा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार ने 22 श्रेणी की सुरक्षा दी है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने पर तोहफे के तौर पर यह देखा जा रहा है और ओम प्रकाश राजभर इन दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार कंच कसने के लिए भी सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं योगी सरकार ने ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा कारणों से 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। गुरुवार शाम को शासन के निर्देश पर गाजीपुर पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करा दी। शासन के इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ मुखर ओपी राजभर को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद उसका फल मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक की और इसके बाद ही उन्होंने शहर के मंदाकिनी गेस्ट हाउस में आयोजित खरीफ गोष्ठी कार्यक्रम में भी शिरकत की, जहां पर कृषि विभाग की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया। तो वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का ये कहना था कि बुंदेलखंड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार फैसला लिया है कि जो आधारित प्राकृतिक खेती करने के लिए बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों के 47 विकास खंडों में भारतीय प्रकृति पद्धति के हिसाब से प्राकृतिक खेती की शुरुआत करेंगे। इसके लिए पूरे बुंदेलखंड के भीतर सभी विकास खंडों के अंदर 500 के क्लस्टर तय किए जाएंगे। पहले चरण में 250 हेक्टेयर के क्लस्टर बनेंगे, जिसमें एक एक क्लस्टर के 50-50 हेक्टेयर का होगा। उसके अंदर 2 से 3 गांव का चयन किया जाएगा और उसको जो किसान देसी गाय को पालता है या फिर पालने की इच्छा रखता है, गौवंश स्थल उपलब्ध करवा के उस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। उस पर 68 करोड़ 86 लाख रुपए अगले 5 सालों में सरकार इसको 4 सालों में खर्च करेगी। खरीद की रणनीति के बारे में चर्चा करते हैं, जिसे किसानों को बिना बिजली के और डीजल के इस्तेमाल किए हुए और वो अपने खेतों की सिंचाई कर सकता है। इस ललितपुर जनपद को भी हमारे जो है वो लगभग 110 जो है वो सोलर पंप जो है में हम लोगों ने दे रखे हैं। हमने यहाँ 19 FPO कृषि उत्पादक संगठन विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से बने हैं। अभी एक FPO यहाँ पर मिले जिनको हमने कृषि विभाग से 60 लाख रुपए सीड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए दिया है। वो 100% जो है वो 100% अनुदान के रूप में दिया गया है, जो किसान को बीज दलहन का बीज भी देंगे।
और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पीलीभीत जिले की, जहां पर समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति जनजाति समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को भी सामने रखा। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि प्रदेश सरकार सर्वे समाज के विकास को लेकर काम कर रही है, जिसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास कराया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शासन की मंशा समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की है, जिसके तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। और इसी बीच उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी साझा की। ये इतिहास में पहली बार हुआ मुख्यमंत्री के 5 साल के काल को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा बताया। इसके तहत अब योगी 2.0 शुरू हुआ। लगभग 100 दिन दूसरे कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं और ये समय है लेखा जोखा लेने का और लेखा जोखा आपके माध्यम से सम्मानित नागरिकों के सामने प्रस्तुत करने का। इसमें सुरक्षा व्यवस्था को और चौबंद में जो उपाय किए गए हैं, कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस का बढ़ाया जा रहा है, नए थाने गठित किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के साथ कृषि पे और उद्योग पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के खास अवसर पर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज़ादी की गाड़ी और स्टेशन के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर स्काउट एंड गाइड की तरफ से स्किट प्ले के जरिए से स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के योगदान पर प्रकाश डाला गया। रेलवे की संरक्षा टीम की तरफ से नुक्कड़ नाटक के जरिए यात्रियों को रेल यात्रा के दौरान रेल की छतों और पायदानों पर यात्रा नहीं करने और प्लेटफॉर्म पार करने के लिए सिर्फ पुल का ही प्रयोग करने के लिए बारे में बताया गया। इसके साथ ही रेलवे संरक्षा के नियमों से अवगत भी लोगों को करवा दिया गया। इसके साथ ही यात्रियों को अवगत कराया गया कि आज के दिन ही काशी पीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। आज के ही दिन प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी और इसी कार्यक्रम में रेल कर्मचारियों और यात्रियों की तरफ से देशभक्ति गीत की प्रस्तुति ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी यात्रियों में देशभक्ति का जोश भर दिया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता, मंडल कार्मिक अधिकारी रविंद्र कुमार, जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार मौजूद रहे। और वहीं बांदा जिले में किसानों की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कर्मचारियों ने नारेबाजी की और नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। इसी के साथ प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के जरिए अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। नगर मजिस्ट्रेट को दिए गए ज्ञापन में ये कहा गया है कि जनपद में बारिश न होने के कारण खरीफ की बुआई नहीं हो सकी, जिससे तिल, ज्वार, अरहर, सोयाबीन की बुआई का समय खत्म हो चुका है, जिसके चलते सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई है। और साथ ही साथ जनपद की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। अघोषित विद्युत और कटौती बंद की जाए। अतर्रा के आयुर्वेदिक कॉलेज में मरीजों को दवाएं नहीं दी जा रही हैं और साथ ही साथ वहां पर चिकित्सक की तरफ से पर्ची बनाकर तीमारदार से मेडिकल स्टोर भेजकर दवाइयां मंगवाई जाती हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आज मासिक बैठक के बाद किसान समस्याओं को लेकर के कलेक्ट्रेट पर आए हुए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा ज्ञापन लिया गया, आश्वासन दिया गया कि समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि जनपद में इस समय उर्द, तिल, मूंग, ज्वार, बाजरा कोई भी फसल के किसान बो नहीं पाया है। जबरदस्त सूखा रहा। कल से थोड़ा हल्की जो बारिश हुई है, क्योंकि ये समय बुआई का सारा समाप्त हो चुका है। अगर हम बुआई करते भी तो उसका कोई मतलब नहीं निकलना है, क्योंकि अब कब उसमें जोत आएगी, कब बोया जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। आज हमारी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की हर समय जो होती है, हर माह को 21 तारीख को मासिक पंचायत, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर के हम लोग विचार विमर्श करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कराने का पूरा प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आज हमारी मासिक बैठक हुई है और जो पूरे समूचे बुंदेलखंड में, हालांकि यूँ कह लें पूरे उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ रहा है,
उसी के परिप्रेक्ष्य में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय से हम मांग भी कर रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से कि वो सूखाग्रस्त इसको घोषित करवा दें जिले को, ताकि यहाँ के किसानों को राहत मिले। बुंदेलखंड के बांदा जिले में पहली बारिश होते ही बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। पूरी रात लोगों ने जाग कर काटी। सबसे ज्यादा बुरा हाल जिला अस्पताल में मरीजों का हुआ। दरअसल रात भर अस्पताल का जनरेटर चलता रहा। दरअसल आपको बताएं कि शुक्रवार की सुबह होते ही अस्पताल में डीजल खत्म हो गया और मरीज तिलमिला उठे। इसी बीच अस्पताल स्टाफ का भी गर्मी से बुरा हाल हो गया। डॉक्टर मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज करते नजर आए। अन्य कर्मचारी और मरीज अस्पताल के बाहर या फिर गैलरियों में शरण लेने को मजबूर हो गए। साथ ही साथ सीएमएस ने भी डीजल का पैसा नहीं होने की बात कही, जिसको लेकर सीएमओ और राज्य मंत्री को अवगत करा दिया गया है। दरअसल आपको बताएं कि पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि अच्छे दिनों का दावा करने वाले कुछ करते हैं या फिर जनता को यूं ही बुरे दिन देखने पड़ेंगे। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। कल की जो 4 घंटे की बारिश हुई और फिर रात में भी जो छिटपुट बारिश हुई, उसमें हमारी विद्युत व्यवस्था में व्यवधान आया। मुख्यतः उसमें जिला अस्पताल की हमारी सप्लाई जो है वो बाधित है। लगातार मेडिकल कॉलेज की भी सप्लाई बाधित हो गई थी। लगातार हमारे कार्मिक उसमें लगे हुए हैं। हमारे अवर अभियंता, हमारे उपखंड अधिकारी, हमारे अधिशासी अभियंता और जो एसी बांदा, जो अधीक्षण अभियंता बांदा, उन सभी लोगों से लगातार संपर्क में एक दूसरे से रहते हुए, एक दूसरे को टेक्निकल गाइडेंस देते हुए इन कामों में हमारे कर्मचारी लगे रहे। और हम लोगों ने पूरी कोशिश करके पीली कोठी की जो हाँ, इसका कल जो है बरसात हुई है तेज़ जो है बादल के साथ, तो उसमें बिजली की विद्युत आपूर्ति कहीं से बाधित हुई है। कल शाम 5 बजे से ऐसा हुआ। रात भर हमारा जनरेटर चला है, सवेरे भी चला है 9 बजे तक। उसके बाद जो है डीजल के अभाव में, क्योंकि जो है पेट्रोल पंप वाले ने डीजल देना मना कर दिया है, क्योंकि एनएचएम से जो डीजल का पैसा आता था वो बंद हो गया है। अभी हमने 62,000 रुपया जो उसको पेमेंट किया स्टेट बजट से किया है, तो पता चला अभी पिछले साल का भी 46,000 रुपीज़ जो है बाकी है डीजल मत का, लेकिन अब एनएचएम से नहीं प्राप्त होगा, इसलिए समस्याएं पैदा हो गई है। सर, यूजर विद्युत हमने जो यूज़र चार्जेस में अभी हमने ब्लड बैंक के जनरेटर का 15,000 यूज़र चार्जेस से पेमेंट किया है उसका। तो ब्लड बैंक के लिए जो है, क्योंकि वहाँ रक्त रहता है, ब्लड बैंक के लिए आज भी 50 लीटर डीजल आया है। ब्लड बैंक का जनरेटर चला है, परंतु ये बड़ा जनरेटर पूरे अस्पताल का, इसको चलाना संभव नहीं हो पा रहा है। अभी इस समय में इस संबंध में हमने सीएमओ साहब से वार्ता की है और माननीय राज्य मंत्री को भी अवगत करा दिया। अब हमें जो है स्टेट बजट से इसका पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा पता चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। रामनगरी अयोध्या में भी योगी बाबा का बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। दरअसल हरद्वारी बाजार से लेकर अमावा मंदिर तक सड़क का चौड़ीकरण होना है। यह सड़क 14 मीटर चौड़ी होगी, जिसकी जद में 300 से 350 दुकानदार और मकानदार आए हुए हैं। जिला प्रशासन ने सभी को उचित मुआवजा देने के बाद बुलडोजर से दुकान और मकान तोड़ना शुरू कर दिया है। कई दुकानदार खुद ही अपनी दुकानें और मकान तोड़ने शुरू हो गए हैं। और इसी संबंध में एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने ये कहा है कि व्यापारियों की रजामंदी से उचित मुआवजा देकर दुकान वालों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है। यह सड़क चौड़ी हो रही है। शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कराया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण होने से श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन में भी आसानी होगी और वे रामलला का आसानी से दर्शन भी कर सकेंगे। ये श्रृंगार हाट से राम जन्मभूमि तक कुल जो रोड यहाँ बनेगी वो लगभग टोटल 14 मीटर चौड़ी बननी है, सेंटर से 7-7 मीटर। तो इसमें यहाँ से लेके और आज भी तक टोटल 350 प्रभावित दुकानदार हैं और उन 350 दुकानदारों में लगभग हम 240 लोगों के खाते में R&R का पैसा डाल चुके हैं और काफ़ी लोग अपना काम खुद भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आप कि लोग अपना खुद सामान निकाल रहे हैं और हम इनका सहयोग कर रहे हैं और आपसी सामंजस्य बिठाकर ही जो है हम इनको सिक्योरिटी से इनको सामान निकलवा के इनका दुकान तोड़वा देंगे और इनका पैसा इनके खाते में आ चुका है, ताकि टूटने के बाद तत्काल ही अपना दुकान बना के वापस अपना रोजगार शुरू कर सकें।
और अभी इसी बीच खबर गाजीपुर से आपको बताएं, जहां पर एसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस के साथ शिक्षा माफियाओं की 3 करोड़ 10 लाख की कई संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया। ये कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई। एसपी ने शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा, पारसनाथ कुशवाहा, महेंद्र कुशवाहा की संपत्ति को कुर्क किया। ITI कॉलेज में शिक्षा माफिया की संपत्ति को कुर्क करने का कार्य किया गया। दरअसल आपको बताते चले कि पहले भी राजेंद्र भाई पारस कुशवाहा और महेंद्र कुशवाहा पर इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। अब तक कुल आपको बताएं 30 करोड़ 91 लाख की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। अपराध और अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किए जा रहे थे और अभी बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। 14(1) धारा के अंतर्गत आज जो है कुछ शिक्षा माफियाओं की प्रॉपर्टी का यहाँ पे जब्तीकरण किया जा रहा है। इन चारों के नाम 4 लोग हैं इसमें। इनका नाम है चंद्रवास कुशवाहा, अजीत कुशवाहा, चंद्रपाल कुशवाहा और सियाराम सिंह यादव। इनके कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी है जो भी इसमें पहले भी कुर्क हुए थे। कुछ इनकी बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अभी आज 14(1) में कुर्क हो रही है। और इसी तरीके की कार्रवाई जो है अन्य लोगों के खिलाफ, अन्य माफियाओं के खिलाफ भी कराई जा रही है। झांसी जिले के सदर तहसील में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो अब वायरल होने लगा है और वायरल वीडियो में विभाग से अफरा तफरी मच गई है। तो लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। विभाग में हालांकि जानकारी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई है और अब जो ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। तो लेखपाल का रिश्वत लेते हुए जो वीडियो है इस वक्त आप देख रहे हैं, उस वीडियो को भी जो कि अब वायरल हो रहा है। और ये देखिए किस तरीके से जो लेखपाल है वो रिश्वत लेकर जो पैसे हैं वो अपनी जेब में डालता हुआ नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पर ये विभाग के तमाम अधिकारियों के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं और प्रशासन के ऊपर भी। अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो लेखपाल का रिश्वत लेते हुए जो वीडियो है अब वो वायरल होने लगा है। वो वीडियो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। विभाग में इसकी जानकारी हुई उच्च अधिकारियों को तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र में AEPS के जरिए से फिंगर लगवाकर ग्राहकों को ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आपको बताएं कि आरोपी ने 27 अप्रैल से 6 मई तक एक ग्राहक से 45,000 रुपए की ठगी की है। वहीं जानकारी होने पर ग्राहक ने पुलिस को इस पूरे मामले से अवगत करा दिया, जिसके बाद साइबर सेल टीम ने रुपए के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया है। और इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ASP ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। तो आरोपी ने ग्राहक से करीब कई दिनों तक, अगर हम बताएं आपको, तो 45,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। साइबर सेल ने हालांकि जानकारी मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने ग्राहक से 45,000 रुपए तक की ठगी कर ली। फिंगर लगवाकर ठगी को अंजाम दिया करता था। ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक जो है वो गिरफ्तार किया गया है। साइबर सेल ने हालांकि इस आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। और इन दिनों जिस तरीके से जो फ्रॉड कॉल्स हैं और जो ठगी कर रहे हैं उन पर लगातार पुलिस प्रशासन और विभाग जो है वो शिकंजा कसता नजर आ रहा है। और उसी में एक और बड़ी सफलता कौशाम्बी जिले की पुलिस को भी हाथ लगी है। थाना चरवा क्षेत्र में एक व्यक्ति इंडियन पे नाम के ऐप से एक फ्रेंचाइजी चलाते थे, जिसमें वो ग्राहकों के पैसे आधार कार्ड और थंब इम्प्रेशन से निकालते थे। ये काम करते करते उनके मन में लालच आया और उन्होंने एक व्यक्ति का 45,000 रुपये उसका थंब इम्प्रेशन लेके जब पैसा ड्रा हो जाता था तो कह देते थे कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, पैसा नहीं निकला। ये कर करके उन्होंने 45,000 रुपये निकाल लिए और जब उस व्यक्ति ने शिकायत करी, उनकी जांच हुई तो उसमें मुलजिम पाए गए। आज उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिले में लगातार बढ़ते अपराध को देख जहां फोर्स बदमाशों के ऊपर नकेल कसने के लिए अरेस्ट कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर फतेहपुर जिले में भी SOG और पुलिस की पल्सर सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पल्सर सवार एक 25,000 के इनामी बदमाश को एनकाउंटर कर अरेस्ट किया गया। वहीं उसका दूसरा साथी रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए पुलिस को चकमा देकर
भागने में कामयाब रहा। आपको बताएं कि पकड़ा गया 25,000 का इनामी के पैर में गोली लगी थी, जिस पर 8 गंभीर धाराओं में मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। गोली लगने से आरोपी घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। फिलहाल पुलिस जंगल से फरार हुए बदमाश नाजिम की तलाश कर रही है। जनपद फतेहपुर में औंग थाना क्षेत्र में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। सूचना प्राप्त हुई है कि 2 बदमाश बखेड़ा क्षेत्र से फायरिंग करके भागे हैं। औंग पुलिस और एसओजी की टीम ने जब यहाँ घेराबंदी की तो बदमाशों ने उन पर फायर किया। उसमें एक बदमाश उमर नट पकड़ा गया है, उसे पैर में गोली लगी है। उसने पुलिस पे फायर किया, पुलिस की गाड़ी पे भी फायर किया है। एक बदमाश इसका साथी जो भागने में सफल रहा, अंधेरे का फ़ायदा उठा करके कॉम्बिंग की जा रही है अभी भी, और घायल बदमाश को हॉस्पिटल भेजा गया है उपचार के लिए। कानपुर जिले के बिल्हौर में यात्रियों से भरी बस अचानक से पलट गई, जिसमें सवार यात्री घायल हो गए। वहीं जानकारी देते हुए एसपी आउट ने ये बताया कि बस दिल्ली से बिहार की तरफ जा रही थी कि तभी 121 के पास बस का टायर फट गया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 1 दर्जन के लगभग जो यात्री हैं वो घायल हुए। उनको इलाज के लिए पास के ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। समय रहते पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई थी और मौके पर पुलिस और मेडिकल टीम पहुंचकर यात्रियों को सकुशल बस से बाहर निकालकर इलाज के लिए भेजा गया। सोनभद्र जिले के शक्तिनगर थाना क्षेत्र में संडे मार्केट में लगे नेटवर्क टावर में नीचे अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और इसी दौरान घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही साथ पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। साथ ही साथ पुलिस ने नेटवर्क टावर के संबंधित अधिकारियों को भी जानकारी दी। बताया दरअसल ये जा रहा है कि मृतक की जेब में ब्लेड भी मिला है। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ पूर्वांचल लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।